नमस्कार, मी स्मिताली निनाद राऊत, उत्कर्ष माध्यमिक विद्यालय। आज मी हिंदी लोकभारती 10वी पाठ 3 वहारे हमदर्द हा घेतला। इसके रचनाकार है घनश्याम अग्रवाल। इसकी विधा हास्य व्यंग निबंध। लेखक परिचय। जन्म 1942, अकोला, महाराष्ट्र। जीवन परिचय। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में ही विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय है। प्रमुख कृतियाँ: हंसी घर के आईने, हास्य व्यंग। आज़ादी की धूम, आई एम सॉरी, हास्य कविता संग्रह। अपने अपने सपने, लघु कथा संग्रह आदि। तो देखो छात्रों, इस पाठ के रचनाकार हैं प्रसिद्ध हास्य व्यंग रचनाकार घनश्याम अग्रवाल जी। अध्ययन काल से ही सामाजिक विभिन्न परिस्थितियों का अवलोकन करना तथा उन्हें व्यंग में ढालना, इसका कौशल्य उन्हें प्राप्त था और आगे जाकर उन्होंने इसी हास्य व्यंग विधा को अपनाकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम बनाया है। साथ ही अपना कमाल सभी के सामने प्रस्तुत किया है। घनश्याम अग्रवाल जी मंच के एक हास्य व्यंग रचनाकार हैं। साथ ही मुशायरे में भी अपना मंच दे चुके हैं। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध हास्य व्यंग रचनाकार सुरेंद्र शर्मा जी के साथ भी कई बार व्यंग मंच भी चलाए हैं। साथ ही साथ यह विशेष बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा जी के कर कमलों द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त ऐसे ये हास्य व्यंग रचनाकार है। तो छात्रों, घनश्याम अग्रवाल जी ने जो कृतियाँ लिखी, इसमें हंसी घर के आईने, आई एम सॉरी, अपने अपने सपने, साथ ही साथ आज़ादी की धूम, ये प्रसिद्ध रचनाएं इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। लगभग आज भी दर्जनों पुरस्कारों से सम्मानित ऐसे ये प्रसिद्ध हास्य व्यंग घनश्याम अग्रवाल जी इन्हीं के द्वारा लिखित एक व्यंग कक्षा 10वीं को पाठ्य पुस्तक में आया है, जिसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो छात्रों, हास्य व्यंग मतलब हास्य और व्यंग के बीच मूलभूत अंतर है। दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग है, दोनों का प्रभाव क्षेत्र अलग अलग है। हास्य का कार्य जहाँ पाठक का मनोरंजन करना है, उसे हंसाना, गुदगुदाना होता है, वही व्यंग का कार्य प्रहार करना है। गद्य परिचय। प्रस्तुत पाठ एक हास्य व्यंग निबंध है, जिसमें लेखक घनश्याम अग्रवाल जी ने हमदर्दी जताने वालों पर करारा प्रहार किया है। एक सड़क दुर्घटना में लेखक की टांग टूट गई और उन्हें सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपनी टांग से भी अधिक फिक्र उन्हें हमदर्दी जताने आने वाले लोगों की हुई। वक्त बेवक्त परिचित, रिश्तेदार, मित्र मिलने आते रहे और लेखक का आराम हराम हो गया। यहाँ तक कि जिसकी सूरत वे देखना नहीं चाहते थे, ऐसे व्यक्ति भी उन्हें मिलने आए और उनका सुख चैन खत्म हो गया। यह हमदर्दी उनके लिए कैसे पीड़ादायी बन गई, इसका रोचक वर्णन लेखक ने किया है। प्रस्तावना। प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में लेखक घनश्याम अग्रवाल जी ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़ा ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। तो देखो बच्चों, हमारी यह परंपरा रही है कि मरीज को अस्पताल में जाके मिलना। हम उन्हें मिलने जाते हैं तो मरीज को भी अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी यह होता है कि हम हमदर्दी जताने जाते हैं पर मरीज परेशान हो जाता है, उन्हें दर्द होता है। यही बात एक दुर्घटना के माध्यम से लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो आइए बच्चों, देखते हैं हम हास्यात्मक निबंध वहारे हमदर्द। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी
अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। तो देखो बच्चों, एक दिन लेखक पूंजीवाद और समाजवाद पर भाषण सुनकर आ रहे थे। पूंजीवाद मतलब एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें निजी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, मतलब कि पैसे वाले अमीर लोग, जिसमें मालिक कोई एक पैसे वाला व्यक्ति, और समाजवाद का अर्थ है वह ऐसा सिद्धांत जिसमें यह मान्यता है कि सामाजिक विषमता को दूर कर समता स्थापित करनी चाहिए, मतलब गरीब वर्ग, आम आदमी। तो यहाँ पे लेखक ने ऐसा मान लिया है कि पूंजीवादी अमीरी का प्रतीक है कार और समाजवादी का प्रतीक है साइकिल। तो बच्चों, इस भाषण का प्रभाव लेखक पर इतना पड़ता है कि सामने से आने वाली कार और लेखक की साइकिल एक दूसरे से टकरा जाती है और लेखक दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस दुर्घटना में लेखक की टांग टूट जाती है। दुर्घटना होने पर आसपास के कुछ लोग उन्हें सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती करते हैं। इसमें मुहावरा है, टांग अड़ाना मतलब बाधा डालना। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। छात्रों, यहाँ पे शब्द संसार आया है। इर्द गिर्द मतलब आजू बाजू, सार्वजनिक यानी सरकारी, परमात्मा यानी ईश्वर भगवान, और यहाँ पे मुहावरा भी आया है, कांप उठना मतलब भयभीत होना। तो देखो छात्रों, लेखक को जब होश आता है, लेखक अपने आसपास कुछ परिचित अपरिचित लोगों को देखते हैं। मतलब लेखक को होश आता है तब वे पूछते हैं, मैं कहाँ हूँ? वहाँ खड़े लोगों में से एक व्यक्ति उत्तर देता है, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपके पैर का फ्रैक्चर हुआ है। घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनते ही लेखक डर जाते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में मरीज का इलाज सही तरीके से नहीं हो पाता और समय पर भी नहीं होता। और दूसरा, प्राइवेट वार्ड जहाँ खुला निमंत्रण होता है, जब तुम्हारा मन हो, जब तुम्हें समय मिले तब तुम मरीज से मिलने आ सकते हो। समय की कोई पाबंदी नहीं होती और ना कोई रोक टोक। जनरल वार्ड जहाँ नियम होते हैं, लेकिन प्राइवेट वार्ड में कोई नियम नहीं होता, फिर मरीज को आराम कैसे मिल पाता? मतलब कि छात्रों, जो मरीज है वह कैसे ठीक होगा, क्योंकि मिलने वाले अपने फुर्सत से कभी भी आ सकते। तो जब लेखक ने देखा कि वे बिस्तर पर लेटे हुए हैं और उनका एक पैर जगह पर है और दूसरा पैर रेत की थैली के सहारे उस पर ऊपर लटक रहा है, सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनकर ही वे कांप उठे। इसलिए उन्हें लगा कि टांग का टूटना एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना एक दुर्घटना है।
टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। इसका शब्द संसार है परिचित, यानी जिससे जान पहचान हो। हमदर्दी मतलब सहानुभूति। तो देखो छात्रों, लेखक को अपनी टांग से ज़्यादा फिक्र उन लोगों की हुई जो लोग हमदर्दी जताने आने वाले हैं, क्योंकि प्राइवेट वार्ड में मरीज को मिलने आने वाले लोगों का कोई समय नहीं होता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे, यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। इसका शब्द संसार है औपचारिकता मतलब दिखाऊपन, सूरत यानी शक्ल, बड़े बाबू यानी बड़े साहब। तो देखो छात्रों, लेखक ने तय किया था कि चाहे कोई भी मिलने आए मैं नींद से नहीं जागूंगा, क्योंकि आने वाले लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ औपचारिकता दिखाने आते हैं। औपचारिकता मतलब दिखाऊपना। हमदर्दी तो उन्हें, हमदर्दी मतलब सहानुभूति। तो छात्रों, हमदर्दी तो उन्हें होती ही नहीं। कुछ लोग तो सिर्फ सूरत दिखाने मतलब अपनी शक्ल दिखाने के लिए आते हैं। एक बार उनके ऑफिस के मतलब उनके दफ्तर के बड़े बाबू उन्हें देखने आए थे। तो बड़े बाबू इंतज़ार कर रहे थे, इंतज़ार मतलब प्रतीक्षा कर रहे थे कि लेखक कब उठे और वे कब अपना चेहरा उन्हें दिखाएंगे। लेखक उठ नहीं रहे, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे लेखक को हिलाना शुरू किया, लेकिन लेखक नहीं उठे। तो जहाँ ज़्यादा दर्द था वही हिस्से को जोर से उन्होंने दबाया। तब लेखक चिल्लाते हुए उठे। फिर बड़े बाबू ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहिए अब दर्द कैसा है। तो बच्चों, ये तो हुई बड़े बाबू की बात। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। छात्रों, यहाँ पे शब्द संसार है फुर्सत यानी अवकाश। तो छात्रों, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, मतलब अपने अवकाश से आते हैं। जब समय मिलता है तब वे आते हैं। तो क्या हुआ कि एक दिन सोनाबाई अपने 4 बच्चों को लेकर लेखक से मिलने अस्पताल आई। अपने बच्चों से कहने लगी, बच्चों ये देखो चाचा जी। सोनाबाई इस अंदाज से बोल रही थी कि जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों को कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी।
रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो, बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक काँप गया। तो छात्रों, यहाँ पे सोनाबाई जो है वह अपने 4 बच्चों को लेकर अस्पताल में आई थी। तो उनके बच्चे जो थे वे बहुत शरारती थे, मस्ती करने लगे। उन्होंने मस्ती करना शुरू की, मतलब बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर चढ़ा। छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। सोनाबाई लड़की को डांटती है तो लड़की दवा की शीशी नीचे पटक देती है। तो सोनाबाई लेखक से कहती है कि भैया पेड़े खिलाओ, दवा का गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो, बीमारी गई। तो दूसरा लड़का जो है वह लेखक की टांग के साथ लटक रही रेत की थैली के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। उसके 2 घंटे बाद यह कहकर सोनाबाई चली जाती है कि मैं फिर आऊँगी। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गाँव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बात बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे, अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदारी या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए। छात्रों, यहाँ पे शब्द संसार है औंधा यानी उल्टा। मतलब कि छात्रों, कुछ लोग तो औपचारिकता मतलब दिखाऊपना दिखाने की हद कर देते हैं, खासकर वे लोग जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे ही एक महाशय टैक्सी से उतरकर सीधे लेखक के कमरे में आते हैं और लेखक की छाती पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगते हैं। तब लेखक को आश्चर्य हुआ और थोड़ी देर बाद उस महाशय ने होश संभाला, गर्दन ऊपर की और बोला, शायद मैं गलत कमरे में आ गया, और वह हंसते हंसते निकल गया। लेकिन लेखक को ज़्यादा गुस्सा इस बात का आया कि उनकी पत्नी ने क्या किया कि उसे उस व्यक्ति का रोना धोना सुना और उसके पत्नी को लगा कि यह व्यक्ति शायद लेखक का मतलब उसके पति का कोई रिश्तेदार हो या अच्छा कोई मित्र हो। इसलिए लेखक की पत्नी ने क्या किया कि उस व्यक्ति का टैक्सी का बिल भी चुकाया। अब उसी तरह रोने की मतलब पहले लेखक के कमरे में जो उसने रोना धोना शुरू किया, उसी तरह की रोने की आवाज़ पड़ोस वाले कमरे से आ रही थी। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झूला दबाए आ पहुँची। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा।
रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई ये टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। छात्रों, इसका शब्द संसार बेतुकी मतलब बकवास। तो बच्चों, कुछ ऐसे ही भी लोग मिलने आते हैं जिनकी हम सूरत मतलब शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे ही एक कवि थे, उनका नाम था लपकानंद। क्या नाम था? लपकानंद, जो लेखक के परिचित थे। उनकी बेतुकी मतलब बिना मतलब की बकवास कविताओं को सुनकर लोग परेशान होते थे, क्योंकि जब भी कोई उनसे मिलता था 10-20 कविताएं सुने बिगर नहीं छोड़ते थे। एक दिन बगल में झूला दबाए लेखक को मिलने अस्पताल पहुंचते हैं। आते ही लेखक से कहते हैं, रात भर मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा और इसी संदर्भ में तुम्हारे लिए कविता बनाई है। और वे कविता सुनाने लगे। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। हंसी घर के आईने से। ये कवि जो है वे कविता सुनाने के बाद लेखक से कहते हैं, कैसी रही कविता, और दूसरी आंख पूछ रही थी, बोल बेटा अभी भागेगा मेरी कविता से। जैसे तैसे लेखक ने उन्हें चाय पिलाकर विदा किया। उसके बाद अब लेखक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़ना हो तो ज़रूर तोड़ना, लेकिन कृपा करके ऐसी जगह तोड़ना जहाँ कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये मिलने वाले, ये हमदर्दी जताने वाले। वाह रे हमदर्द, हमदर्दी जताने वाले कितना पीड़ा, कितना दर्द देते हैं। मरीज को आराम चाहिए होता है, लेकिन आराम की बजाय उसे तकलीफ होती है इन हमदर्दी जताने वाले लोगों से। तो छात्रों, यह पाठ जो है यह हंसी घर के आईने से लिया गया है। तो छात्रों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।